मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इसके बारे में डिस्कस किए थे। अब आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के और आगे वाले पार्ट पर बढ़ते हैं, जहाँ पे कुछ एक और टर्म आपको हेल्प करता है प्रॉपर्टीज को समझने में। उसी में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इंड्यूस्ड वर्ड से बना है और इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। कई वैसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो किसी एटम में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन उसके एडजेसेंट एटम की वजह से अगर उसमें प्रॉपर्टी वो डेवलप करता है, देन द इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। कई जगह पर आप सुने होंगे, फिजिक्स में आपको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में सर बताए होंगे कि अगर ये मैग्नेट है और ये आयरन नेल है तो इसको इसके कांटेक्ट में ले जाएंगे तो ये चिपक जाएगा। अब दूसरे आयरन नेल को ले जाएंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा उसको। ये आयरन नेल था, लेकिन इस मैग्नेट की वजह से इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, तो इसके इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। उसी तरह से कार्बन चेन में इंड पर प्रेजेंट एटम और ग्रुप के नेचर के अनुसार से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग या तो चेन के अंदर की तरफ में होता है या तो फिर चेन के बाहर की तरफ में होता है। जैसे अगर मान लें कि ये कार्बन चेन है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़े हैं। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बताया गया है कि अगर आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, उनके एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिडिल में होगा एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आइडेंटिकल एटम के बीच में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहां पर इस चेन में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना है। लेकिन अगर चेन के एंड पर कुछ वैसे एटम या ग्रुप प्रेजेंट हो जो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर रखता है या इलेक्ट्रॉन पंप करने का, तो चेन में भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। जैसे अगर मान करके चलो कि यहां पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, तो जैसे यहां हेलोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखेंगे हम लोग, तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ शिफ्ट किया है, और पार्शियल नेगेटिव का मतलब हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन खींचा है अपनी तरफ में। अब सोचो, जहां पहले सब कार्बन और कार्बन थे, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था, दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम था। अब जैसे ही ये हेलोजन इस कार्बन एटम को, अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, खींचता है, तो इस अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इसके पास डिफिशिएंसी हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये अपने बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उसे पूरा करने के लिए अपने बगल वाले से विड्रॉ करेगा। लेकिन हेलोजन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो गई, तो यहां भी चार्ज डेवलप करेगा, और इसे हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज करते हैं, यानी दो बार डेल्टा लिखेंगे। तो डेल्टा का मतलब स्मॉल हो गया, तो यहाँ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और दो डेल्टा का मतलब हो गया वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। और अब ये अपने बगल वाले से फिर डिमांड करेगा, तो यहाँ पर डेल्टा 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 प्लस आता है, और ये माना जाता है कि थर्ड के बाद में इसका इंपैक्ट जो न के बराबर होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट कहा गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, कार्बन चेन में हो रहा है इस एडजेसेंट पे प्रेजेंट एटम की वजह से, तो इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। अब अगर ये X की जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी कहा जाता है, और इनमें अल्काइल ग्रुप आता है। जैसे टर्शियरी अल्काइल ग्रुप यानी CCH3 होल थ्राइस, इनका प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा होता है, इससे कम होता है सेकेंडरी का यानी CH3 होल ट्वाइस का, इससे कम होता है प्राइमरी का यानी CH2CH3 का, इससे कम होगा मिथाइल ग्रुप का, और इससे कम होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0 माना जाता है,
यानी ये कहा जाता है कि अगर हाइड्रोजन है तो ना तो इलेक्ट्रॉन पंप करेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे। अब अगर किसी एटम या ग्रुप में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसे माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप कहते हैं, और अगर किसी एटम या ग्रुप में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का टेंडेंसी ज्यादा है, खींचने का कम है, तब उसे प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप कहते हैं। और प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप में ये सभी आते हैं, यानी कि अगर ये टर्मिनल पर चेन में रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा कार्बन को। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये अपने बगल वाले को शिफ्ट करेगा, फिर ये बगल वाले को शिफ्ट करेगा, देन द इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो बाकी के जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप हैं उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिन्हें माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी कहा जाता है, उसका हम यहाँ एग्जांपल लिख रहे हैं। जैसे इसमें आ जाएगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, अल्डिहाइड आते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आता है, नाइट्राइल आता है, CN आता है, फिर C6H5 यानी कि हैलोजन तो रहेंगे ही, हैलोजन को हम लोग X कर देते हैं। अब हैलोजन का सीक्वेंस फ्लोरीन का ज्यादा होगा, उससे कम क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का इस सीक्वेंस में होगा। फिर फिनाइल ग्रुप यानी कि C6H5 का होता है और सबसे कम हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन देख रहे हो कि दोनों जगह पर है, तो जहां दोनों जगह पर है यानी कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0 होता है। तो इन सब में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। और इनमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन पंप करने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। फिर से इंडक्टिव इफेक्ट का भी यूज है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप के प्रेजेंस में डिक्रीज करता है, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होगा प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। और वहीं अगर माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होगा तो उस कंडीशन में उनका एसिडिक स्ट्रेंथ वैल्यू ज्यादा होगा। तो जैसे अगर हम लोग OH को ले लें तो मीथेनॉल के रिस्पेक्ट में फिनॉल यानी C6H5OH का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और इसके बारे में जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का प्रॉपर्टीज, तो वहां पर होता है। यहाँ सिर्फ आप जानकारी के लिए रख सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू प्लस आई में घटता है, माइनस आई में बढ़ता है। इसी का ठीक रिवर्स बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई में इंक्रीज करेगा और माइनस आई में डिक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का टेंडेंसी, तो अगर इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप लगा हुआ है चेन के टर्मिनल पर तो चेन में टेंडेंसी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड था। डेफिनेशन आपको पीडीएफ में दिए हुए और एग्जांपल्स भी दिया, उसको आप वहां से नोट कर लीजिए। अब सेकंड इफेक्ट में आते हैं हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट में। हालांकि रेजोनेंस थोड़ा सा पढ़े हैं आप, if the properties of a substance is not satisfied by a single structure then we draw more than one structure। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है एडजेसेंट में। तो एक कंसेप्ट और डाल दोगे कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड में शिफ्ट करता है, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में पाई बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरचेंज होता है। अब अगर किसी कंजुगेटेड सिस्टम को लेते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम कहा जाता है जहां अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उन्हें कंजुगेटेड सिस्टम कहा जाता है। डबल बॉन्ड की जगह पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर बाय नॉर्मल कंडीशन फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी अल्टरनेट हो, तो उसे हम लोग कंजुगेटेड सिस्टम करते हैं। अब कहता है कि अगर कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है जिनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंजुगेटेड सिस्टम में प्रोवाइड करता है, तब उस इफेक्ट को पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। इसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। और अगर कोई एटम और ग्रुप कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है तब उसे हम लोग नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर 12th स्टैंडर्ड में हर एक फंक्शनल ग्रुप में आपको पढ़ना है, हर एक जगह पर उसको ड्रॉ करेंगे और सब जगह पर यही सीक्वेंस दिखाना होता है कि अगर प्लस आर इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और अगर माइनस आर है तो ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कमी होता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते हैं। कुछ एक एग्जांपल बताते हैं कंजुगेटेड सिस्टम का। अच्छा एग्जांपल भी आएगा आपका बेंजीन।
और यहां सबसे पहले पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट जिसे प्लस आर इफेक्ट कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखोगे और ये इतनी बार रिपीट होगा 12th में कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है। अल्टरनेट पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड बने हुए हैं और यहां पर सपोज NH2 लगा हुआ है। NH2 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ही अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस कंजुगेटेड सिस्टम को प्रोवाइड करेगा तो जहां पर पहले सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है। अब इस कार्बन एटम को अगर देखो ध्यान से आप तो 1 2 3 4 है, जैसे ही ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा अब ये 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करना है अपने एडजेसेंट पोजीशन पर। तो अगले स्टेप में इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां ये NH2 है, एटम का पोजीशन शिफ्ट नहीं करेगा, सिर्फ बॉन्ड शिफ्ट करेंगे। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के यहां शिफ्ट करने की वजह से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया। और क्या चेंजेस हुआ जो देखते हैं, यहां का ये बॉन्ड इस जगह पर शिफ्ट कर गया है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और बाकी का बॉन्ड ऐसे ही है। अब इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आया है तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर में प्लस चार्ज और इसके ऊपर में माइनस चार्ज डेवलप करता है। अगले स्टेप में फिर ये अपने एडजेसेंट पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं तो बॉन्ड बनता है, और जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बाकी का जहां जैसे था वैसे ही रहेगा, जिस जगह पर सिर्फ एरो आप दिखाया हो वहां पर चेंज हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है। अब जैसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां गया इस जगह पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पर डबल बॉन्ड है। चार्ज के बारे में बात करें तो यहां प्लस चार्ज है और इस जगह पर माइनस चार्ज है। अब अगले स्टेप में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड बनेगा और ये अपने एडजेसेंट पोजीशन पर शिफ्ट करेगा, यानी कि इस जगह पर। अब यहां जाने के बाद में अब फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां ये आ गया NH2, ये प्लस, ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन रहा है। ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये यहां पर गया तो एक नया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये इस जगह पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। अगले स्टेप में फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, यानी डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम के पास में यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करेगा। तो इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा। अब ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के जैसा ये फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब कई आपके लेवल में चूंकि फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। अब इससे पता क्या चलता है, तो जब एनिलीन अमीनो बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव बनते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो। तो अब देखो ऑर्थो और पारा प्लविंग क्यों बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां डेवलप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कर रहा है, यहां कर रहा है। तो ये पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के बगल का है ऑर्थो, ये अपोजिट है पारा, फिर ये बगल का है ऑर्थो, यानी कि मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप किया है, इसलिए मेटा डेरिवेटिव नहीं बनता है। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली गिव ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिव नॉट मेटा डायरेक्टिव प्रोडक्ट, तो यहां बता सकते हो कि द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन और अमीनो बेंजीन शोज दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप ओनली एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। सिर्फ ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेवलप कर रहा है, इसलिए जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो और पारा पर ही जुड़ेगा, ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव्स का इंफॉर्मेशन करेगा। संयोग से अब इनका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां नहीं पढ़ना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 12th में पढ़ना है। तो उस जगह पर हर एक में आपका है हेलोएरिन देखोगे तो सबसे पहले उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर और सब में यही स्टेप आएगा, ये सिर्फ वर्क पड़ेगा। हेलोएरिन में यहां हाइड्रोजन होगा
तो उसके पास में 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड करता है। सेकंड चैप्टर फिनॉल पढ़ोगे तो इसके जगह पर OH रहेगा, वो भी शो करेगा, तो ये पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट था। लेकिन वही अगर OH NH2CH3 की बजाय जैसे इसमें से पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप में जो कॉमन ग्रुप आता है उसमें आता है अमाइन, हैलोजन, अल्कोहल यानी OH ग्रुप, ये सभी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप भी, यानी कि जहां वो कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो उन्हें -R इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप कहते हैं। और इसमें नाइट्रो ग्रुप आता है NO2 जिसके पास कमी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है COOH, एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है CHO। तो इससे रिलेटेड बात करते हैं, ये -R इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। अब इस जगह पर बेंजीन यानी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है और 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से। अब इस कंडीशन में यहां ये इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ, तो जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा और उसको पूरा करने के लिए बेंजीन यानी कंजुगेटेड सिस्टम का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ में शिफ्ट करेगा। तो पहले वाले और दूसरे वाले को ध्यान से देखो, यहां अटैच्ड एटम और ग्रुप से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ था, तो इसे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कहा गया। और यहाँ इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कंजुगेटेड सिस्टम से एटम की तरफ हो रहा है, तो इसलिए इसे -R इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप कहते हैं। अब चेंजेस कहां क्या हुआ उसको लिखते हैं यहाँ पर। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया, जहां डबल बॉन्ड था उसकी जगह पर ये सिंगल बॉन्ड हो गया और इसके शिफ्टिंग की वजह से यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप करेगा, इनके ऊपर माइनस है। ये जब यहां शिफ्ट किया तब इनके ऊपर में डबल बॉन्ड बन गया, बाकी का बॉन्ड वैसे ही रहेगा, इन दोनों को वैसे ही लिखेंगे इस तरीके से। और जब ये शिफ्ट किया तो इस वाले पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। अब अगले स्टेप में फिर यहां का ये बॉन्ड पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही यहां शिफ्ट करेगा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। यानी कि सेकंड स्टेज में ये नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप जैसे है वैसे ही लिखेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन, अब यहाँ डबल बॉन्ड बना, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ ये डबल बॉन्ड। अब इस जगह पर फिर ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर। अब अगले स्टेप में फिर देखोगे जो चेंजेस आ रहा है सिर्फ उसी को नोट करना है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड बना। अब यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड और इसके शिफ्टिंग की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब तो पाई यहां पर बचा हुआ है, तो अब यहां का ये पाई जब यहां शिफ्ट करेगा इस जगह पर, तो फिर यहां का ये बॉन्ड इस जगह पर शिफ्ट करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां भी 1 2 3 4, अब जो फिफ्थ स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल फर्स्ट स्ट्रक्चर के जैसा ही होगा, यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड और ये बेंजीन रिंग। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब दोनों रेजोनेंस या मेसोमेरिक एक है, दोनों को गौर से देखो, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। If plus R effect producing group are present with benzene ring or conjugated system, तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप करता है, इसलिए वहां इलेक्ट्रोफाइल आएगा। लेकिन अगर -R effect producing ग्रुप ये सभी रहेंगे तो ऑर्थो, ये देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, ये पारा पर भी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आ गया, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का जहां डिफिशियंसी होगा वहां तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा नहीं, इसलिए इस जगह पर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पर ना जो करके सिर्फ मेटा पर जुड़ता है।
तो ध्यान ये रखने के लिए कहा जाता है, 12th स्टैंडर्ड में स्पेशली रिपीट होगा। यहाँ डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद रखो, बहुत ज्यादा उलझने का जरूरत नहीं है। और 12th में इतनी बार रिपीट होगा तो वो दिमाग में बैठ जाता है। और वहां कहा जाता है कि प्लस आर इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, then electrophilic substitution reaction give also at polar derivative, and if minus R effect producing group is present, then electrophilic substitution reaction result the formation of meta derivative product। तो मेटा डेरिवेटिव का यहाँ फॉर्मेशन होता है। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर आप ये बुक से देख करके या जैसे हम बताए हैं वैसे आप अपनी कॉपी में एक बार लिखोगे जरूर। अब हम लोग नेक्स्ट इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये टेम्पोररी इफेक्ट है और मल्टीपल बॉन्ड के केस में होता है, यानी कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तब ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इसे ई इफेक्ट भी कहते हैं। यहां कहता है कि अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर उस एटम पर हो रहे हैं जिस पर कोई अटैकिंग ग्रुप आ रहा है, देन द इफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और अगर अटैकिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अलग अलग एटम पर हो रहे हैं तब उस इफेक्ट को कहा जाता है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल से बताते हैं, सपोज अल्कीन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप को कहा जाता है जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस जगह पर हो रहा है, ध्यान से समझना है। अब जैसे ही यहां पर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब जरा सोच करके देखो कि यहां इस इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, तो ये किस कार्बन एटम पर जाएगा? फर्स्ट पर जाएगा या सेकंड पर जाएगा? जाहिर सा बात है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का कमी है तो ये सेकंड कार्बन एटम पर जाएगा। यानी कि अगले स्टेप में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया और इस जगह पर इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ गया। यानी कि जिस कार्बन एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है उसी कार्बन एटम पर अटैकिंग ग्रुप भी जुड़ रहा है, इसलिए इस इफेक्ट को प्लस ई इफेक्ट कहा जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक, यह हम आपको समझाने के लिए प्लस और माइनस की। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ये अल्कीन ही है और इस बार अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। न्यूक्लियोफाइल बताया है पिछले क्लास में आपको, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन हो वो किसी दूसरे को दे सकते हैं, ये वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है। अब फिर उसी तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर शिफ्ट कर रहा है। अब जैसे ये शिफ्ट करेगा फिर चार्ज देखो आप, इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो अब जरा सोचो कि ये न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन का कमी है, यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम के पास में शिफ्ट करेगा। तो जब फर्स्ट कार्बन एटम के पास में शिफ्ट करेगा तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। इसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलाएगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पर यहां पॉजिटिव डेवलप करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में आकर के जुड़ा तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो जाता है। वैसे ही यहां पर भी ये न्यूट्रल हो गया तो वहां नहीं लिखा गया, लेकिन इस जगह पर नेगेटिव लिखा जाएगा। अब देखो पहले वाले और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट केस में जिस कार्बन एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है उसी कार्बन एटम पर इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट यानी कि अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है, देयरफॉर द इफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरे एग्जांपल में जिस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है उसके दूसरे कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैकिंग ग्रुप जाकर शिफ्ट कर रहा है तो इस तरह के इफेक्ट को नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट कहा जाता है। ये हो गया माइनस ई इफेक्ट। यानी दूसरे में मैं ये कह सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा और अगर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। इसे भी आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन के नीचे में ड्रॉ करो। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आ गए हैं, इट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल ग्रुप का होता है। और जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं तो दो एटम के बीच का कोई बॉन्ड ही नहीं रहता है,
इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। यहां कहते हैं कि अगर कोई अल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़े, अनसैचुरेटेड कहने का मतलब अल्काइल ग्रुप के बाद में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, जैसे यहां पर देखें हम लोग, ये कार्बन एटम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ में एक ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस जगह पर भी सपोज हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अनसैचुरेटेड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी है। अब इसके इस इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, ये अल्काइल ग्रुप का सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देखो ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्हें प्रोवाइड करता है। और जब ये प्रोवाइड करता है तो यहाँ का डिफिशिएंसी खत्म होता है। जैसे देखो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ का ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है तो जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा तो जहां सिंगल बॉन्ड था उसकी जगह पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस जगह पर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस, पहले से प्लस है तो प्लस और माइनस से न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि इनका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ अब इस हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है डबल बॉन्ड और इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ गया। तो अब देखो जहां इसके पास में डिफिशिएंसी था, अब इस बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से इसका डिफिशिएंसी कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, यानी कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये रेजोनेंस यहां पर भी बन रहा है, यानी कि सिर्फ यहीं का नहीं होगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यानी कि ये बॉन्ड फिर यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो इसके ऊपर में जहां हाइड्रोजन लिखे थे अब ये H+ लिखा जाएगा, यहाँ कार्बन, ये हाइड्रोजन, बाकी सब वैसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगले स्टेप में ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो यहां लिख सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इस जगह पर ये H+ इफेक्ट। तो रेजोनेंस को हम लोग दोनों तरफ में इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेबलाइजेशन हुआ, सिंपल तरीके से अगर समझो आप, क्योंकि थोड़ा सा पता भी लगता है कि ये मतलब क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है। एक्चुअली इस जगह पर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर कोई बगल में एसोसिएटेड ग्रुप है जिनके पास में है तो अपना वो प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, और फिर ये है ही नहीं का, तो जैसे ये सपोर्ट दिए तो इनका पॉजिटिव चार्ज यानी कि जो डिफिशिएंसी था वो पूरा हो गया। लेकिन रेजोनेंस में ये मूव कर रहा होता है, डिलोकलाइज कर रहा होता है, यानी कि इसके पास में भी गया और फिर घूम करके इनके पास में भी आ गया, यानी कि ये भी स्टेबल हो गए और ये भी स्टेबल हो गए। जैसे हम आपको स्टेबलाइज कर रहे हैं और आप हमको स्टेबलाइज कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको सब्जेक्ट जो है वो सिंपल तरीके से समझ में आए, और आप हमें स्टेबलाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारे आप मेहनत के एवज में, मेरे मेहनत के लिए आप हमें पे करते हो। तो हाइपर कन्जुगेशन में आप याद रखोगे कि इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है, और यहां पर अल्काइल ग्रुप अगर किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़े हो तो उसको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप था तो सिर्फ 3 ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, लेकिन आप इमेजिन करो कि यहां भी मिथाइल होता, यहां भी मिथाइल होता, अगर ये टर्शियरी नेचर का होता तो टोटल 9 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो उसका स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाता। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर दिया होगा कि कौन ज्यादा है, तो C+ के साथ अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जितना ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। ये पोर्शन आप इसको यहां ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं उलझना है, फिर से हम बोल रहे हैं उलझना नहीं है इसमें, डिफरेंशिएशन याद रखो, कोई भी चीज जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। नोमेनक्लेचर अगर किसी को साधारण वे में जो बताया गया, जितना आप नोमेनक्लेचर 2' मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बेस ट्रिस ये सभी पढ़े हो 9th स्टैंडर्ड में, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन 11th में आने के बाद में आप पढ़े और समझ में आया ना आपको। उसी तरह से फिर जैसे ही आप 12th में एंटर करोगे तो जहां पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है आपके लिए, वहां पर जैसे उसका एप्लीकेशन आएगा तो वहां आपके लिए वो आसान हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना है ये कि हम पढ़े हैं उस जगह पर ये समझाया गया है, अच्छा अब इसका एप्लीकेशन यहाँ पर है,
मैकेनिज्म उस जगह पर समझेंगे तब आएगा कि अच्छा इस जगह पर हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट यूज हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कंसेप्ट यूज हुआ है, उलझना नहीं है इसमें। अब इसके बाद में आप देखोगे तो सिंपल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन दिया हुआ है, सिलेबस से डिलीट भी किया है, तो उस वाले पोर्शन को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स का कॉल आता है, फोन आता है कि सर मेरा एग्जामिनेशन है फरवरी लास्ट वीक से शुरू हो रहा है, मार्च फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, तो हर साल तो ऐसे ही चलता है। 11th का जब आपका जो टाइम पे स्टार्ट करते हैं उसी वक्त में आपका स्टार्ट भी हुआ है। हर दिन का जितना अभी ऑफलाइन में भी क्लास चल रहा है और आपका भी चल रहा है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से पूछोगे तो जितना आपको पढ़ाते हैं वो 30 मिनट्स का वीडियो बने या 35 मिनट्स का वीडियो बने, एक क्लास में उतना ही डिलीवर हो पाता है। फर्क बस इतना पड़ता है कि आपको यहाँ बताते हैं और बोलते हैं कि घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, और वहां पर सामने क्लास में बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाओ। तो जब वो क्वेश्चन बनाता है तो आधे घंटे के बाद का आधा घंटा का टाइम उसमें चला जाता है, वो क्वेश्चन बनाने में चला जाता है। तो इसलिए सब कुछ कैलकुलेटेड टाइम पर था, और मार्च में सिलेबस हर साल खत्म हो जाता है, फरवरी में क्लास में बहुत जाएगा तो मार्च के फर्स्ट वीक तक जाता है, मार्च के बाद में वो मार्च में पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाते हैं उसे 11th को, यानी कि फरवरी में सिलेबस कंप्लीट होगा और आपका भी होगा। अब हम लोग अगले क्लास में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर पे शिफ्ट करते हैं। जो छोड़ा हुआ है तो उसको छोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट रहता तो उसके लिए कोई बात नहीं था, हम 10 मिनट का वीडियो बढ़ा देते और फिर इसको एक्सप्लेन करते, लेकिन अभी उसका जरूरत भी नहीं है, इसलिए उसको वहीं छोड़ते हैं और हाइड्रोकार्बन में फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको भी मौका मिलेगा तो थोड़ा सा रीडिंग डाल करके रखिएगा। आज यहीं तक।